आज हम बात करेंगे धौलावीरा की, एक ऐसा प्राचीन शहर जो अपने अंदर कमाल की इंजीनियरिंग और मुश्किल हालात में जीने की हैरान कर देने वाली कहानियों को समेटे हुए है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल कि दुनिया की सबसे सूखी जगहों में से एक, कच्छ के रण जैसे बंजर और खारे रेगिस्तान में 20,000 लोगों का एक पूरा शहर आखिर कैसे फल फूल रहा था। और ये कहानी कोई 100-200 साल पुरानी नहीं है। हम बात कर रहे हैं आज से करीब 4,500 साल पहले की। सोचिए, ये वो जमाना था जब रोमन साम्राज्य का तो कोई नामो निशान तक नहीं था और गीजा के महान पिरामिड भी अपने शुरुआती दौर में ही थे। तो इस सफर में हम धौलावीरा के कई राज खोलने वाले हैं। हम देखेंगे कि रेगिस्तान में बसा ये महानगर कैसा था, दीवारों के पीछे इस शहर में क्या कुछ था, कैसे यहाँ के लोग पानी के असली जादूगर थे। जानेंगे हड़प्पा के लोगों के कुछ रहस्य और फिर ये भी समझेंगे कि आखिर ये शानदार सभ्यता गायब कैसे हो गई। और अंत में धौलावीरा आज हमें क्या सिखाता है। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि धौलावीरा कोई छोटा मोटा गांव नहीं था, बल्कि ये प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, कि सबसे बड़ी और सबसे अहम बस्तियों में से एक था। तो जरा सोचिए, ये शहर आज के गुजरात में है और ये कोई 100-200 साल नहीं बल्कि लगभग 1500 सालों तक आबाद रहा। ये व्यापार और मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा सेंटर था। इसे 1968 में खोजा गया और हाल ही में 2021 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला। मतलब साफ है, धौलावीरा सिर्फ खंडहर नहीं बल्कि एक जबरदस्त शहरी केंद्र था। तो अब शहर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसकी बनावट कैसी थी। धौलावीरा का जो अनोखा 3 हिस्सों में बटा हुआ ढांचा है ना, वो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और सोफिस्टिकेटेड समाज की कहानी कहता है, और शायद यही उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज था। शहर में सबसे ऊपर यानी सबसे ऊंचाई पर और समाज में भी सबसे ऊंचे दर्जे पर था एक विशाल गढ़। मजबूत किलाबंदी वाला ये हिस्सा ऐसा लगता है कि शासकों और शहर के सबसे खास लोगों के रहने की जगह थी। फिर उस गढ़ के ठीक नीचे आता था मध्य शहर। ये भी दीवारों से घिरा था और यहाँ शहर के अधिकारी, बड़े बड़े व्यापारी और अमीर लोग रहते थे। समझिए कि ये शहर का एक तरह से कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव हब था। और आखिर में था शहर का सबसे बड़ा और फैला हुआ हिस्सा, निचला शहर। यहीं पर आम लोग रहते थे, कारीगर, मजदूर, किसान, यानी वो लोग जो असल में इस शहर की जान थे, इसकी रीढ़ की हड्डी थे। तो इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये कि शहर की बनावट उसके समाज के बंटवारे को शीशे की तरह साफ दिखाती है। कौन कहाँ रहेगा, किसकी कितनी सुरक्षा होगी, ये सब कुछ पहले से तय था। मतलब एक बेहद सोची समझी प्लानिंग। लेकिन अब सवाल उठता है कि ऐसे सूखे रेगिस्तान में पानी कहाँ से आता था? तो इसका जवाब है उनकी इंजीनियरिंग में। एक ऐसी कमाल की इंजीनियरिंग जो अपने जमाने से सदियों आगे थी। सच कहें तो वो पानी के असली जादूगर थे। उन्होंने पानी को संभालने के लिए एक बहुत ही शानदार 4 स्टेप सिस्टम बनाया था। सबसे पहले मॉनसून की बारिश की एक एक बूंद को इकट्ठा करो, फिर उस पानी को पत्थर की बनी हुई नहरों से सही जगह पहुंचाओ। इसके बाद उसे बड़े बड़े तालाबों यानी जलाशयों में जमा करो और आखिर में उसी जमा किए हुए पानी को पीने और खेती के लिए पूरे साल इस्तेमाल करो। कितना सिंपल पर कितना जीनियस। और ये कोई छोटे मोटे तालाब नहीं थे। शहर में कम से कम 16, जी हाँ 16 बड़े बड़े जलाशय मिले हैं। इनमें से कुछ तो सीधे चट्टानों को काटकर बनाए गए थे और कुछ को ईंटों से बनाया गया था। और ये देखिए, जब हम धौलावीरा की पानी स्टोर करने की कैपेसिटी को उस जमाने के दूसरे बड़े शहरों जैसे मोहनजोदाड़ो या मेसोपोटामिया के शहरों से कंपेयर करते हैं, तो साफ पता चलता है कि धौलावीरा मीलों आगे था। ये एक जबरदस्त उपलब्धि थी। चलिए अब जरा इंजीनियरिंग से हटकर वहां के लोगों की जिंदगी में झांकते हैं। खुदाई में मिली चीजें हमें बताती हैं कि धौलावीरा के लोग कैसे रहते थे, क्या सोचते थे। देखिए, वहां एक जैसी ईंटें और माप मिले हैं, मतलब सब कुछ स्टैंडर्डाइज्ड था। जानवरों की तस्वीरों वाली कमाल की मोहरें मिली हैं, कीमती पत्थरों से बने गहने, तांबे के बेहतरीन औजार, ये सब सबूत हैं कि उनका व्यापार दूर दूर तक फैला था। मतलब एक बहुत ही एडवांस्ड और कलात्मक समाज था। लेकिन एक चीज है जो आज भी राज है, उनकी लिखावट, उनकी लिपि,
जिसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। और इसी पहेली की सबसे बड़ी मिसाल है ये, जिसे साइन बोर्ड कहा जाता है। इस पर सिंधु लिपि के 10 बड़े बड़े अक्षर बने हैं। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में मिला ये सबसे लंबा लिखा हुआ टेक्स्ट है। पर इस पे लिखा क्या था? क्या ये शहर का नाम था, या कोई धार्मिक संदेश, या फिर शहर में आने वालों के लिए कोई वेलकम नोट? क्योंकि हम लिपि पढ़ नहीं सकते, इसका असली मतलब हमेशा के लिए शायद एक राजी बनकर रह गया है और लोग बस अंदाजे लगाते रहते हैं। लेकिन हर अच्छी कहानी की तरह इस कहानी का भी एक अंत था। सदियों की तरक्की के बाद धोलावीरा का सुनहरा दौर खत्म होने लगा और शहर धीरे धीरे वीरान होने लगा। तो सवाल है, ऐसा हुआ क्यों? कोई एक पक्का जवाब तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर थ्योरीज 2 बड़ी वजहों की तरफ इशारा करती हैं। एक, क्लाइमेट चेंज, मतलब लंबे समय तक भयंकर सूखा पड़ा जिससे उनका शानदार वाटर सिस्टम भी फेल हो गया। और दूसरी वजह हो सकती है जमीन में हलचल, जैसे कोई नदी अपना रास्ता बदल ले, जिससे खेती और व्यापार दोनों ठप पड़ गए। और ये जो पतन था वो रातों रात नहीं हुआ। ये एक धीमी प्रक्रिया थी जो कई 100 साल तक चली। करीब 1900 ईसा पूर्व में बर्बादी के संकेत मिलने लगे। फिर धीरे धीरे शहर की बड़ी बड़ी इमारतें खाली होने लगी। कुछ समय के लिए नए लोग आकर बसे भी, लेकिन आखिर में करीब 1500 ईसा पूर्व तक ये शहर पूरी तरह से वीरान हो गया। तो अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, एक 4500 साल पुराना वीरान हो चुका शहर आज हमारे लिए क्यों मायने रखता है? धोलावीरा, जिसे आज हम सस्टेनेबल अर्बनिज्म या टिकाऊ शहरीकरण कहते हैं, उसका एक बेहतरीन और शायद सबसे पुराने उदाहरणों में से एक है। जिस तरह उन्होंने पानी को बचाया और जिस तरह से पूरे समाज को संगठित किया, वो आज भी हैरान कर देता है। तो धोलावीरा की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज जब हम सब क्लाइमेट चेंज और पानी की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो क्या हमें उस कांस्य युग के शहर से कुछ सीखना नहीं चाहिए, जिसने मुश्किल हालात में जीना सीख लिया था? हो सकता है हमारे भविष्य के कुछ जवाब हमारे ही शानदार अतीत में छिपे हों।